Hello guys, today we'll see backtracking and branch and bound. Unit 4 of DA, that is design and analysis of algorithm. First we'll start with the backtracking. So exactly backtracking क्या होता है? What is the principle of backtracking? So when you have a problems where you have to search a set of solution or which require an optimal solution can be solved using backtracking method. इसका मीनिंग जब आपके पास कोई प्रॉब्लम है जिसका बहुत सारे सेट ऑफ सॉल्यूशन निकल सकते हैं या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन में से आपको कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट करना है, डेफिनेटली यू कैन गो विथ अ बैकट्रैकिंग मेथड. To apply the backtracking method, the solution must be expressed as an n tuple. जब भी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपको बैकट्रैकिंग मेथड से सॉल्व करना है तो उस सॉल्यूशन को आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है एन टपल के फॉर्म में, जिसमें सॉल्यूशन जो होता है x1 x2 x3 अप टू xn के फॉर्म में होता है. नाउ वेयर व्हाट एग्जैक्टली इज x? So here xi are chosen from some finite set of si. तो बहुत सारे जो सेट दिए है उस सेट में से कुछ वैल्यूज को हम सिलेक्ट करके सॉल्यूशन बनाते हैं. अब कौन से x को सिलेक्ट करना है, जो सेट में से कौन सी वैल्यूज को आपको सिलेक्ट करना है, तो ऐसे वैल्यूज को सिलेक्ट करना है जो वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद कुछ एक आपको क्राइटेरिया फंक्शन दिया जाएगा, यानी कोई एक कंडीशन या कोई क्राइटेरिया दी जाएगी. वो कंडीशन या क्राइटेरिया को जो वैल्यूज सेटिस्फाई करती है उस वैल्यूज को लेके जो सेट बनता है, that is called as that the solution for that problem. So this is a principle of backtracking. So here the size of that set can be m1 m2 up to mn, or we can represent it in a x1 x2 up to xn format. बैकट्रैकिंग के लिए जो हमने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्राइटेरिया फंक्शन या फिर जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट. सो फॉर एनी बैकट्रैकिंग एल्गोरिथम देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स. वन इज इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट एंड सेकेंड इज एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट. अब इसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट यानी क्या होता है? तो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट्स आर रूल्स विच रिस्ट्रिक्ट्स द वैल्यूज ऑफ xi. इसके अंदर ऐसे रूल्स होते हैं जो xi की वैल्यू को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं. तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट. तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है कि हमने एक कंडीशन ऐसे डाल दी कि xi शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी हमने बता दिया कि x की वैल्यू हमेशा 0 से इक्वल या 0 से ग्रेटर ही होनी चाहिए, इट कैन नॉट बी नॉन नेगेटिव. और एग्जांपल कैन बी, हमने बोल दिया कि x की वैल्यू जो है ये इधर 0 और 1 ही हो सकती है, 2 3 4 नहीं हो सकती. मीन्स हियर वी आर गिविंग अ कंडीशन कि x की वैल्यूज क्या हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट. And second is called as the implicit constraints, which describes the way in which the xi must relate to each other. इसमें जो xi's आप सिलेक्ट करने वाले हो, x1 x2 x3, तो ये एक दूसरे से कैसे रिलेट रहेंगे या एक दूसरे से क्या कंडीशन में कनेक्ट होंगे वो हम बताते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ए इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट. इसका एग्जांपल दिया है 8 क्वींस प्रॉब्लम या 4 क्वीन या n क्वीन प्रॉब्लम, जो हम देखेंगे ये आगे, जिसमें हम बताते हैं कि 2 क्वीन हमको ऐसे प्लेस करनी है जो सेम रो, सेम कॉलम या सेम डायगोनल में नहीं होनी चाहिए. तो हमने उसका रिलेशन बता दिया कि 2 xi मतलब 2 क्वीन ऐसे आप प्लेस करो जो एक दूसरे से सेम डायगोनल, सेम रो या सेम कॉलम में नहीं आने चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड, वी कॉल इट एज द इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स. नाउ बैकट्रैकिंग से आप जो भी सॉल्यूशन बनाते हो कोई भी प्रॉब्लम का, उस सॉल्यूशन को बोला जाता है सॉल्यूशन स्पेस. तो एग्जैक्टली अब ये जो सॉल्यूशन स्पेस है इसमें क्या क्या और अलग कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो हम देखेंगे. The tuples that satisfies the implicit constraints define the solution space. तो solution space उससे मिलता है जब आप प्रॉब्लम को explicit constraint को यूज करके solution जो निकालते हो, तो वो हर टपल जो होता है solution को उसको मिलते हैं solution space. अब solution space जो है वो आप एक ट्री के फॉर्म में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो. That means the solution space can be organized into a tree and each node in the tree defines a problem state. उस नोड के अंदर, उस ट्री के अंदर जितने भी नोड आते हैं
उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम स्टेट. नाउ ऑल द पाथ फ्रॉम रूट टू द अदर नोड डिफाइन द स्टेट स्पेस ऑफ दैट प्रॉब्लम. तो हमने अलग अलग चीजें देखी, लाइक सॉल्यूशन स्पेस. आफ्टर दैट वी हैव सीन प्रॉब्लम स्टेट एंड थर्ड इज द स्टेट स्पेस. स्टेट स्पेस यानी क्या, कि आपने जो ट्री बना है उस ट्री में रूट से लेके तो जो जितने भी नोड है, तो कोई भी एक रूट से लेके तो कोई एक दूसरे नोड तक जो पाथ जाता है उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, स्टेट स्पेस ऑफ दैट प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट इज अ सॉल्यूशन स्टेट. यहाँ पे ये सॉल्यूशन स्पेस था, ये है सॉल्यूशन स्टेट. So solution states are those states leading to the tuple in solution space. तो बहुत सारे आपके जो सॉल्यूशन स्पेस में बहुत सारे अलग अलग रूट से लेके तो नोड तक बहुत सारे स्टेट स्पेस निकलने वाले हैं. इसमें से ऐसा कोई स्टेट जो आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन स्टेट. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट इज कॉल्ड एज आंसर नोड. सो ऑल दो सॉल्यूशन स्टेट लीडिंग टू एन आंसर टपल, that means the tuple which is satisfying the implicit constraint is called as a answer node. Solution space यानी क्या, जो implicit constraint को satisfy करता है. और implicit as well as explicit as well as implicit दोनों constraint को satisfy करने के बाद आपको जो नोड मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, आंसर नोड बोला जाता है इसको. अब एग्जैक्टली सॉल्यूशन स्पेस कैसे होता है, तो सॉल्यूशन स्पेस में रूट से जो आपका ट्री है वो स्टार्ट होता है. देन यू स्टार्ट विथ अ फर्स्ट सॉल्यूशन. अगर आपको ये सॉल्यूशन में आगे जाके आपको पता चल रहा है कि ये इट इज नॉट गिविंग द आंसर नोड, सो यू आर गोइंग बैक अगेन, मींस बैक ट्रैकिंग आप करते हो. अगेन यू आर गोइंग विथ सेकेंड स्टेट जिसमें चेकिंग करते हो, आप नेक्स्ट नोड पे जाते हो. नेक्स्ट नोड में आपको पता चलता है कि जो सॉल्यूशन है वो फिजिबल नहीं है, आपके इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सो यू आर अगेन गोइंग बैक ट्रैकिंग, अगेन गोइंग ऑन अ नेक्स्ट सॉल्यूशन. You are going to do this until you are not finding a answer node. So once you get the answer node, you can stop or you can find out all the answer nodes. जरूरी नहीं कि एक ही आंसर नोड मिलेगा, ऐसे एक से ज्यादा आंसर नोड हो सकते हैं आपकी ट्री के अंदर. अब जो भी आप ट्री बनाने वाले हो, जो सॉल्यूशन है बैक ट्रैकिंग में, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं. काफी बार एग्जाम में टर्मिनोलॉजीज के ऊपर भी क्वेश्चन आता है 4 to 8 मार्क्स के लिए. So exactly what are the different terminologies used in a backtracking? Very first is a live node. तो जो आप ट्री बनाते हो उसमें जो नोड है, a node which has been generated, मतलब उसको आपने जनरेट तो कर दिया है लेकिन उसको एक्सप्लोर नहीं किया है. मतलब उसके चिल्ड्रंस जो है ये अभी तक आपने जनरेट नहीं किया, उसको एक्सप्लोर नहीं किया, उसको विजिट नहीं किया, सिर्फ नोड को क्रिएट किया, तो उसको हम बोलते हैं लाइव नोड. सेकेंड होता है ई नोड. ई नोड मीन्स जो जनरेट हो गया, जो एक्सपांड हो गया, मीन्स लाइव नोड जिस ऐसा नोड जो आपने क्रिएट किया है और उसके चिल्ड्रंस भी आपने क्या किए हैं, जनरेट किए हैं, क्रिएट किए हैं और उसको विजिट किया है. सो वी कॉल इट एज द ई नोड. देन नेक्स्ट इज अ डेड नोड. डेड नोड मीन्स अ नोड दैट इज आइदर नॉट बी एक्सपांडेड फर्दर और फॉर विच ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन हैव बीन जनरेटेड. मतलब ऐसा नोड कि जिसको आइदर आपने एक्सपांड ही नहीं किया क्योंकि वो सॉल्यूशन स्पेस तक नहीं लेके जा रहा है, या आपने उसको एक्सपांड किया है और सारे चिल्ड्रन को जनरेट कर दिया है. Okay, so that node will become a dead node. Then after that, next is a depth first node generation. In this, as soon as a new child C of the current E node E R is generated, C will become the new E node. तो डेप्थ फर्स्ट में क्या होता है कि आपने जैसे एक चाइल्ड नोड जो है वो आपने क्रिएट किया तो वो तुरंत ई नोड बन जाता है. मतलब ऐसा नोड जिसको आप तुरंत एक्सपांड कर रहे हो, मतलब तुरंत उसके चाइल्ड जो है वो आप क्रिएट कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डेप्थ फर्स्ट जनरेशन नोड. देन नेक्स्ट इज अ बाउंडिंग फंक्शन. बाउंडिंग फंक्शन यानी जो कंडीशन है जो आपको अप्लाई करनी, दैट मीन्स इट विल बी यूज्ड टू किल लाइव नोड्स विदाउट जनरेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन. अभी जरूरी नहीं है कि जितने नोड है उस सारे नोड को आप क्या करने वाले हो, उसके चिल्ड्रन क्रिएट करने वाले हो. अगर कोई नोड पे आपको पता चल रहा है कि ये आपके जो इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यूजिंग दैट बाउंडिंग फंक्शन यू आर गोइंग टू किल दैट नोड, सो इट इज नॉट गोइंग टू जनरेट देयर चिल्ड्रन. देन नेक्स्ट इज अ बैकट्रैकिंग. Backtracking means it is a depth first node generation for bounding function. The next is branch and bound. Branch and bound is a method in which E node remains E node until it is dead.
जब तक वो नोड डेड नहीं होता है तब तक वो ई नोड ही होता है, मतलब आप उसको एक्सपांड कर सकते हो. सो दीज आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर टू मेन more terminologies, that is breadth first search and depth first search. breadth first search जो है branch and bound के अंदर यूज होता है ये वाला टर्मिनोलॉजी. So branch and bound with each new node placed in a queue, the front of the queue becomes the e node. तो जैसे आपने नोड जो है, न्यू नोड जो है वो जनरेट किया, तो आप उसको क्यू में प्लेस करते जाते हो. तो जो उस क्यू के अंदर जो भी पहला फ्रंट में जो नोड आते जाता है, उसको आप क्या करते हो, एक्सपांड करते हो, उसके चिल्ड्रन क्रिएट करते हो. इसको हम बोलते हैं ब्रेड फर्स्ट सर्च. एंड सेकेंड इज अ डेप्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ सर्च इसको बोलते हैं, जिसमें न्यू नोड्स आर प्लेस्ड इन अ स्टैक. द लास्ट नोड एडेड इज द फर्स्ट नोड टू बी एक्सप्लोर्ड. तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है ब्रेड फर्स्ट सर्च में, इसमें नोड को क्यू में डाला जाता है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. और इसके अंदर हम नोड जो जनरेट हो रहा है या नोड को जो विजिट कर रहे हैं उसको हम स्टैक में डालते हैं. तो लास्ट नोड जो विजिट किया है वो फर्स्ट नोड होगा जिसको आप एक्सपांड कर रहे हो. सो दिस इज द टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज वी आर यूजिंग इन अ बैक ट्रैकिंग और ब्रांच एंड बाउंड. Now next we'll start with the control abstraction of backtracking. Control abstraction of backtracking defines the flow of how it solves the given प्रॉब्लम इन एब्स्ट्रैक्ट वे. कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन यानी क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम का एक जनरल सॉल्यूशन जो है या एब्स्ट्रैक्ट सॉल्यूशन जो है वो हम बताते हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट वे जिसमें हम कोई भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करने वाले. इन बैकट्रैकिंग द सॉल्यूशन इज डिफाइंड इन अ n tuple where x equal to x1 x2 up to xn, where the value of x will be either 0 or 1. मतलब x either आप चूज करोगे या फिर नहीं चूज करोगे. सो कंपोनेंट एक्साइज सिलेक्टेड, अगर आपने x को सिलेक्ट किया तो उसकी वैल्यू 1 बन जाएगी. अगर आपने x1 को सिलेक्ट नहीं किया है xi को, तो वो 0 बन जाएगी. So now backtracking approach tries to find the vector x, means solution vector x, such that it maximizes or minimizes certain criteria function p of x1 x2 up to xn, as it is solving a optimization problem. तो आइदर आप मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन कोई भी क्राइटेरिया फंक्शन को जो एक्स की वैल्यूज जो है ये सेटिस्फाई करेगी उसको आप सॉल्यूशन वेक्टर में पुट करते हो. दिस इज सिंपल, जो हमने प्रिंसिपल भी देखा था बैक ट्रैकिंग का, उसके ऊपर ही कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन बनाया गया है. तो बैक ट्रैकिंग में दो टाइप की कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन है. आइदर यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग इटरेटिव वे और यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग अ रिकर्सिव वे. तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है स्पेसिफिकली इटरेटिव कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन या फिर रिकर्सिव कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन जो है वो आप क्या करो, एक्सप्लेन करो. तो जैसे अगर हम लोग बोलते हैं इटरेटिव कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन, तो हाउ इट स्टार्ट. सो बैकट्रैक एन, के की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग 1. जब तक के की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, till the time we have to check if there remains an untried x of k such that x of k belongs to t of x1 comma x2 comma x of k minus 1 and bk x of 1 comma x of 2 up to x of k equal to 2. then तो यहाँ पे हमने कंडीशन दी है कि हम x की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक हम क्या करेंगे, ऐसी k की वैल्यू लेंगे जिसको हमने अभी तक ट्राई नहीं किया है, जिसको हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया है. तो ऐसी के की वैल्यू लो, लेकिन ऐसी के की वैल्यू लेनी है जो किसी एक कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है. तो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि सबसे पहले एक्स ऑफ के बिलोंग होना चाहिए जो आपका वेक्टर है x1 x2 अप टू एक्स के माइनस 1 और बी के ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा अप टू एक्स ऑफ के. ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए. देन हम लोग नेक्स्ट वैल्यू क्या चेक करने वाले हैं, इफ एक्स ऑफ 1 कॉमा एक्स ऑफ 2 अप टू एक्स ऑफ के इज अ पार्ट टू एन आंसर नोड. तो जो भी हम एक्स ऑफ के की वैल्यू ले रहे हैं, अगर एक्स ऑफ के जो है या अगर हम प्रीवियस एक्स ऑफ 1 2 में अगर ऐड करते हैं, तो क्या ये हमको आंसर नोड तक लेके जा रहा है. अगर ये आंसर नोड तक लेके जा रहा है तो ये जो सॉल्यूशन वेक्टर है वो हम खाली क्या करेंगे, यूजर को प्रिंट करेंगे कि यस वी गॉट द सॉल्यूशन एंड एंड इफ.
लेकिन अगर ये आंसर नोड तक नहीं लेके जा रहा है तो इसका मतलब हमको नेक्स्ट और के की वैल्यू को क्या करना है, चेक करना है। तो हमने के की वैल्यू को क्या करेंगे, के टेंड्स टू के प्लस 1, नेक्स्ट नोड को नेक्स्ट सेट को हम लेके जाएंगे। ओके, अगेन इट इज गोइंग विथ अ नेक्स्ट वैल्यू ऑफ के। लेकिन अगर यहाँ पे ही फर्स्ट जगह पे अगर के की जो कंडीशन है, ये इफ की कंडीशन, ये अगर फॉल्स हो जाती है जाएगा एल्स में हम k इक्वल टू के प्लस 1 के बजाय k इक्वल टू के माइनस 1, मतलब बैक ट्रैकिंग करेंगे, प्रीवियस सेट के लिए जाएंगे, क्योंकि k की नेक्स्ट वैल्यू के लिए हमको आंसर नहीं मिल रहा है। सो अगेन वी हैव टू गो विथ प्रीवियस x वैल्यूज एंड अगेन वी हैव टू ट्राई विथ अ न्यू सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज अ बैक ट्रैक। बैक ट्रैकिंग में x की वैल्यू हमेशा प्लस नहीं होती है, जब सॉल्यूशन नहीं मिलता है हम माइनस मतलब प्रीवियस स्टेट पे भी जाते हैं, इसके लिए हम उसको बैक ट्रैकिंग भी बोलते हैं। तो ये हो गया इटरेटिव सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है सेम कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग अ रिकर्सिव मेथड। अब रिकर्सिव मेथड में हमारे पास n और x की 1 से लेके n तक वैल्यू दी हुई है। नाउ फॉर ईच x ऑफ k, हर x ऑफ k की वैल्यू को हमको लेना है सच दैट, लेकिन कौन सी वैल्यू को लेना है, सच दैट x of k belongs to t of x1, x2 up to x of k minus 1 and b k of x1, x2 up to x of k, x of k equal to true। तो सेम ये कंडीशन वेरी सिमिलर जो हमने प्रीवियस एल्गोरिथम में चेक की थी, इसमें भी हम वही कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन अगेन वी आर चेकिंग इफ by adding this x of k in a previous solution, तो x1 x2 up to xn में अगर हम x of k ऐड करते हैं तो क्या ये आंसर नोड तक हमको लेके जा रहा है। अगर लेके जा रहा है तो हमको क्या करना है, आंसर को प्रिंट करना है एंड हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन को एंड कर देंगे। आफ्टर दैट अब x ऑफ x की वैल्यू प्लस या माइनस लेना है, उसके लिए हम वापस क्या चेक कर रहे हैं, इज k इज लेस देन n। अब तक हमने k की वैल्यू अभी तक n तक पहुंची है कि नहीं, या n से लेस है। अगर है तो वापस हम क्या करने वाले हैं, सेम ये जो एल्गोरिथम है आर बैक ट्रैकिंग, इसको हम कॉल करेंगे। सो इट इज कॉल्ड एज अ रिकर्सिव बिकॉज इट इज कॉलिंग सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन विथ अ न्यू वैल्यू ऑफ k, सो इट इज कॉल्ड एज अ रिकर्सिव मेथड। तो दो कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन है हमारे पास, आइदर यू कैन गो विथ इटरेटिव मेथड और यू कैन यूज यूजिंग अ रिकर्सिव। इटरेटिव में हमने k की वैल्यू को प्लस किया या फिर बैक ट्रैकिंग में माइनस किया, और रिकर्सिव में हमने सेम फंक्शन को रिपीटेडली कॉल करते हैं यूजिंग k प्लस 1 मेथड। अब टाइम एनालिसिस ऑफ बैक ट्रैकिंग, अगर ये कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन जो हमने यूज किया है इसका अगर हमको टाइम एनालिसिस अगर हम करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने दिया है द परफॉर्मेंस ऑफ बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम ऑलवेज डिपेंड ऑन दी 4 पैरामीटर। सबसे पहले टाइम टू कंप्यूट द टपल x ऑफ k, दैट इज नेक्स्ट x की जो वैल्यू है जो k है या k प्लस 1 या k माइनस 1, तो नेक्स्ट वैल्यू लेने के लिए जो टाइम हमको लग रहा है, वो कंप्यूट करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना है। आफ्टर दैट नंबर ऑफ x ऑफ k विच सेटिस्फाई द एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब ऐसे ऐसे कौन से x की वैल्यूज है जो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो हमको फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट इज टाइम टेकन बाय बाउंडिंग फंक्शन बी के। तो बाउंडिंग फंक्शन यानी होता है आपका इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट। तो हम हमेशा दो कंडीशन चेक करते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। तो ऐसा कौन सा बाउंडिंग फंक्शन है वो हमको चेक कर रहा है टू जनरेट द फिजिकल सीक्वेंस, उसके लिए जो टाइम लग रहा है वो, एंड a number of x of k which satisfies the bounding function bk for all k। तो ये चार फैक्टर है जिससे आप क्या करते हो, टाइम एनालिसिस जो है कोई भी बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम का वो हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ देयर आर सो मेनी पॉपुलर problems that you can solve using a backtracking, like n queen problem, sum of subset problem, graph coloring problem, knapsack problem, or traveling salesman problem. So these are the different examples. Now how to find out the efficiency of backtracking algorithm? तो कोई भी backtracking algorithm की जो efficiency है ये 4 factors पे depend होती है। तो it is very similar to our जो हम लोगों ने टाइम एनालिसिस जो देखे थे, टाइम एनालिसिस में जो 4 फैक्टर है वही 4 फैक्टर यहाँ पे दिए, जिसके ऊपर एल्गोरिथम का इफिशियंसी जो है वो डिपेंड है, यानी एक्स ऑफ के को जनरेट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, या फिर एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई
कितने एक्स ऑफ के कर रहे हैं, कितना टाइम है जो बाउंडिंग फंक्शन को चेक करने के लिए लग रहा है, या फिर द नंबर ऑफ एक्स ऑफ के दैट इज सेटिस्फाइंग द बी आई फॉर आई। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एन क्वीन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है यूजिंग बैक ट्रैकिंग मेथड। थैंक यू।